अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर सिस्टम के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो बेसिकली सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज़ एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ टू द वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं उनको हम अगर जो भी वैल्यूज़ असाइन कर दें या जो भी उसका आंसर आ जाए, ठीक है, वो उसका बेसिकली सॉल्यूशन सेट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस हों x1, x2, x3, ठीक है, इनके जो भी कोरिस्पोंडिंग आंसर आ रहा है कि x1 आ गया हमारे पास 1 के, x2 हमारे पास 3 के बराबर आ गया, x3 हमारे पास 4 के बराबर आ गया, तो हम इसकी जो असाइनमेंट वैल्यूज़ हैं 1, 3, 4, ठीक है, ये बेसिकली एक सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सिंपल सी। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम वही होगा कि जब भी हमारे पास जो भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक x1 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इज़ इक्वल टू 0। जब हम ये इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वो जो इक्वेशन होगी वो लीनियर सिस्टम होगा, तो वो हमारे पास होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है इसके अंदर कि जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन को हम इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो वो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद किसी एक वैल्यू का आंसर हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। जब भी आंसर 0 आएगा तो वो ट्रिवियल होगा, और जब आंसर 0 नहीं आएगा तो वो बेसिकली हमारे पास जो हो जाएगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, ये थ्योरम उन्होंने दिया और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आपके MCQs एंड जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कि द होमोजीनियस इक्वेशन, गौर से सुनिएगा, ठीक है, कि द होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है कि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा कि जब उसमें कोई ना कोई फ्री वेरिएबल मौजूद हो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है सबसे पहले। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, x2, x1, x2, x3 को हमने x की फॉर्म में, और ये b, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये बेसिकली हमने b ले लिया इसको, यानी कि ax इज़ इक्वल टू b, ये वाली फॉर्म लेकर चलते हैं। और फिर इसको जो है ना रो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी रो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये स्टेट आई है। अब ये देखें कि हमारे पास जो x1 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 0 आया है, और x2 इज़ इक्वल टू 0, और ये लास्ट वाला x3 बिल्कुल वो 0 के बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें, गौर करें तो ये जो x3 है ये बेसिकली फ्री वेरिएबल है। हम इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे ये देखें, ये x1 किसके बराबर आ गया, 4/3 x3, x2 बराबर आ गया 0 के, यानी कि x3 की इट सेल्फ कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि 0 बराबर आ गया 0 के। यहाँ पे x3 की वैल्यू आनी थी ना, तो 0 बराबर आ गया 0 के, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्री वेरिएबल है, और इसमें हम x3 की कोई भी वैल्यू लें तो हमारे पास वो x1 की कोई ना कोई नई वैल्यू जनरेट कर देगा। इसका सोल्यूशन सेट कैसे बना है कि ये देखें, x को x1, x2, x3, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली हमने b लिया था, b बराबर है x1, x2 और x3, ठीक है, और वो हमारे पास x1 किसके बराबर है, इसके, x2 0 के बराबर था और x3 के ही बराबर था। अब x3 को हम कॉमन ले लेंगे
x3 को कॉमन लिया है ऊपर और नीचे से, तो ये 4/3 बचा, ये 0 और ये 1। ये बेसिकली जो हमारे पास है ये सॉल्यूशन वेक्टर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और x3 इंटू वी, दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0 in this case is a scalar multiple of v. It means to say that v generates or span the whole general solution. अब span क्या होता है? span बेसिकली होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो पूरा का पूरा जनरेट कर दे वो बेसिकली स्पैन कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अब इसको जनरेट करने के लिए मैं पेंसिल उठाए बगैर ये दायरा लगा देता हूँ, तो ये मेरी बेसिकली जो लाइंस हैं ये बेसिकली स्पैन कर रही हैं इसको, इस जो है स्क्वायर को, और इस सर्कल को जो है बनाने के लिए हम जो ये एक ही लाइन लगाते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल बन जाए, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली स्पैन हो गया है। आगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दी गई है, सिंपल वही जो हमने MTH 403 में पढ़ी थी, एक्चुअली उसी के बारे में है कि ये बेसिकली x1 x2 और x3 को जो है ये शो कर रहा है। ये कैसे शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास x1 था ये बेसिकली x3 के अंदर ही कन्वर्ट हुआ था, 4/3 x3, ठीक है, और ये x2 तो इसके इक्वल ही था, और x3 जो z एक्सिस पे हमने लिया है क्योंकि x1 फर्स्ट एक्सिस, x2 सेकंड एक्सिस और x3 z एक्सिस, ठीक है, तो ये हमने z एक्सिस पे लिया है x3 को, जो कि x3 इज इक्वल टू x3 था, ठीक है। अब ये वो वेक्टर है जो कि सॉल्यूशन आया था 4/3 और 1 वाला, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x कैन हैव सम ज़ीरो एंट्रीज सो लॉन्ग एज नॉट ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो, कि कुछ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कुछ एंट्रीज ज़ीरो आती हैं लेकिन सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं आती। जब सारी एंट्रीज ज़ीरो आ जाएंगी तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये नोट करने वाली बात है सिंपली। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इसको सॉल्व करें, तो उसने बता दिया कि x1 इसके बराबर आ गया है, ठीक है। उसने बताया है कि x1 जो है वो इसके बराबर आ गया है, वेयर x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल। अब इसको उसने कहा है कि जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखें। जनरल सॉल्यूशन की एक ही मेथड है, वो अब गौर से समझ लें। जब भी हमने जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना है तो हमें पता होता है कि p बराबर होता है x1 x2 और x3 की फॉर्म में, ऐसे ही होता है। तो हमने जो भी x1 का आंसर आया, x1 का आंसर क्या है यहाँ पे आया है 0.3 x2 प्लस 0.2 x3, ठीक है। बाकी हमारे पास आंसर किसका नहीं आया, x2 का आंसर नहीं है, x3 का आंसर नहीं है। जो फ्री वेरिएबल होते हैं उनकी जगह पे वो इटसेल्फ लिखे जाते हैं, x2 x3 उनकी जगह पे वो वेक्टर इटसेल्फ लिखे गए हैं, ठीक हो गया। अब इसको करने के लिए हम x2 और x3 को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली दो हैं तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग जब हम करेंगे तो 0.3 x2 यहाँ पे था तो x2 यहीं पे रहेगा, नीचे 0 आ जाएगा, और हमारे पास जो x3 वाला है इसको हम प्लस कर देते हैं। जब इसमें 0 प्लस करेंगे तो ये x2 ही रहेगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी जगह पे 0 ऐड कर देते हैं, और नीचे वाले की जगह पे x3 को ऐड कर दें तो x3 प्लस 0 हमारे पास इटसेल्फ x3 बन जाता है, ठीक है। और 0.3 x2 के अंदर हम 0.2 x3 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये सारा बन जाएगा। ये बेसिकली इसी तरह से सेपरेट करके इन्होंने लिखा है। x2 को इसमें से कॉमन ले लेंगे और x3 को इसमें से कॉमन ले लेंगे। x2 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 इंटू 0.3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और इसमें आ जाएगा प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब ये देखें, इसको u कह दिया उसने पहले वाले को, दूसरे वाले को उसने v कह दिया, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो सेट है सॉल्यूशन सेट को स्पैन कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट इज़ स्पैन। ठीक, अभी ये एक और एग्जांपल दी है, इसको भी बेसिकली जब ये सॉल्व करेंगे तो हमने उसी तरह u और v की फॉर्म में निकाल लेना है। जब हमारे पास इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही x3 जो है वो फ्री वेरिएबल आया, जब एक वेरिएबल आता है तो हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ v कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया उसको सिर्फ v के लिए रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन जब दो फ्री वेरिएबल हो जाएंगे तो हम एक को u और दूसरे को v कह लेंगे। ठीक हो गया। पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म बेसिकली यही है, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म के u और v की फॉर्म के अंदर हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी है कि इसको पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर x3 फ्री वेरिएबल आया, फ्री वेरिएबल जब आ गया है तो बेसिकली ये दो सेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें कि हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था -1 प्लस 4/3 x3। हमारे पास पिछले जो आंसर आते रहे हैं वो सिंगल के अंदर आते रहे हैं, लेकिन इसमें दो के अंदर आ गया। यानी कि जब हम लिखेंगे इसको p इज़ इक्वल टू x1 की जगह पे हम लिखेंगे -1 प्लस 4/3 x3 और x2 की जगह पे हम 2 लिखेंगे और x3 की जगह पे हम x3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कंडीशन बनेगी फिर। और इस कंडीशन के बाद हम इसको मज़ीद जो है दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक तो ये है कि -1 2 और हम इसको कह सकते हैं कि 0, और इसमें हम प्लस कर लेते हैं 4/3 x3, यहाँ पे हमारे पास 0 और ये x3। ठीक है, अब ये जो दो हिस्सों में हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है, एक तो वो तमाम टर्म जिसमें x1 x2 x3 मौजूद नहीं है उसको हमने अलग लिख लिया है, और जिसमें x3 या x2 या x1 मौजूद है उनको अलग लिख लिया है। तो ये देखें इन्होंने इसको बेसिकली s के बजाय p से रिप्रेजेंट कर लिया है, क्योंकि हमने p पहले ले लिया था इसलिए हमने इसको s कहा था। और बेसिकली ये x3 था और x3 को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, t से। पैरामीट्रिक फॉर्म बेसिकली आज आप समझ लें कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म का एक्चुअल मतलब होता है कि इस पे कोई ना कोई पैरामीटर्स अप्लाई होंगे तो इसका आंसर वेरी करेगा। ठीक है, वो पैरामीटर टाइम भी हो सकता है, वो पैरामीटर आपकी स्पीड भी हो सकती है। ठीक है, वो पैरामीटर आपकी एक्सेलरेशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हम इसी वजह से कहते हैं कि उस पे कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई हो और वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाए। ठीक हो गया, तो उसको बेसिकली हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। और अब इसमें x3 जो था हमने हमारे पास x3 को हमने t से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि ये एक पैरामीटर है जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो t के बराबर है। ठीक है, और वो रियल नंबर के अंदर हमारे पास आंसर दे t इन r। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई है। थ्योरम कहीं पे भी आ जाए उसको आपने एक बार लाजमी पढ़ना है कि वो बेसिकली आपके MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बेसिकली हमारे पास हैं स्टेप्स के, स्टेप्स ऑफ राइटिंग सॉल्यूशन सेट के स्टेप्स। सबसे पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा। सबसे पहला स्टेप है कि आपने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने बेसिक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ एनी फ्री वेरिएबल अपेयर जो हो रहे हैं वो इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने x को वेक्टर हुज एंट्रीज डिपेंड ऑन फ्री वेरिएबल, आपने उसकी फॉर्म में लिख लेना है। चौथा स्टेप क्या है कि आपने डीकम्पोज कर लेना है x इंटू लीनियर कम्बिनेशन। स्टेप 1 है आपने ये फॉर्म कर लेनी है और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने बेसिक वेरिएबल और इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल, जैसे कि x1 प्लस 4/3 x3 इज़ इक्वल टू 0, x2 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, ये सेकंड स्टेप है।
थर्ड स्टेप क्या है कि एक्स हुज वेक्टर्स एंट्री डिपेंड्स अपॉन फ्री वेरिएबल इन एनी, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म के अंदर एक ही फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, x1 प्लस 4/3 x3 और ऐसे सारा लिख लेना है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि इनको ब्रेक डाउन कर लेना है, इतने को अलग डिकम्पोज कर लेना। तो यही बेसिकली हमारा मेथड होता है और ये 4 स्टेप जो हैं होते हैं कि जिससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है सोल्यूशन सेट राइट कर सकते हैं।